हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। और इस टाइम बेटा हम लोग सीनेट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब अगर हम टेम्परेचर को लें, किसी मटेरियल को लें या किसी बॉडी को लें, तो टेम्परेचर का वेरिएशन उस पर किस तरह का इफेक्ट डालता है, ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो आइए सीरीज में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड्स द मोस्ट ऑन द हीटिंग। मतलब अगर हम किसी बॉडी को बहुत ज्यादा हीट अप करते हैं या हीट सप्लाई देते हैं, तो कौन सा इसमें से ऐसा मटेरियल है जो स्टेट ऑफ मैटर है, क्या करेगा, सबसे ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो देखो बेटा, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जो सॉलिड है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, ये जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, या हम कहें कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। इसमें आंतरिक जो फोर्स होता है, मतलब अंदरूनी जो फोर्स होता है जिसके साथ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स बंधे हुए होते हैं, वो काफी ज्यादा हाई होता है ना। और उसके बाद किसका आता है, लिक्विड का। उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतरा आणविक बल जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, कम होता है। और गैसेस में तो क्या होता है, बहुत ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो इसमें तो फोर्स क्या, फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर हमने मान लो इसको दिया 100 डिग्री, और इसको कितना दिया 100 डिग्री, और इसको भी कितना दिया 100 डिग्री। तो ऐसे ही डायग्राम से लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूर दूर दौड़ना किसके शुरू कर देंगे, किसके शुरू कर देंगे बेटा, गैस के। किसके शुरू कर देंगे, गैस के। और ये हमारे पास क्या है, लिक्विड। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन होगा, क्या हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म करने पर सबसे अधिक फैलता है। तो जिसके मॉलिक्यूल्स पहले से ही ऑलरेडी दूर दूर हैं, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, पहले से ही कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कर जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, गैसेस होना चाहिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। सबसे कम जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड। सॉलिड का एक्सपेंशन क्या होता है, बहुत ही कम होगा। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि जो सॉलिड होते हैं वो उनमें क्या होता है, उनका जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग लेते हैं, इन्हीं के साथ हम लोग डेफिनेशंस को कवर करते जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग मिस कर रहे हो कि सर वो पहले वाली डेफिनेशंस को कवर करिए। तो होता क्या है बेटा कि हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंटेंट चीजों को देखते हैं। अगर जो इसमें पहले से ही ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं, है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे, और आप यकीन करके चलिए कि पहले जैसा ही सारी डेफिनेशंस को हम लोग कवर करेंगे। तो पहले देखिए, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ। जो टेम्परेचर होता है हमारी किसी गैस का, किसी पदार्थ का हम लोग टेम्परेचर लें तो किसका मेजर होता है। हमारे पास ऑप्शन जो है बेटा, टोटल एनर्जी, हीट कंटेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, टोटल एनर्जी में अगर हम देखेंगे तो टोटल एनर्जी में हमारे पास क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोजीशन स्टेट का। तो जब अगर टेम्परेचर कब वेरी, जब अगर वेरी करेगा तभी तो हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, जो क्या है, जो किसी मतलब किसी पोजीशन को, किसी पर्टिकुलर शेप को मतलब डिनोट कर रही है। तो टेम्परेचर का टोटल एनर्जी तो नहीं हो सकता। हीट कंटेंट यानी ऊष्मा की मात्रा, हीट क्या है, फ्लो होने वाली चीज है ना। तो यहां पर हीट भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल रैंडम मूव कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, जो काइनेटिक जो हमारे पास मॉलिक्यूल गैस में मूव कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो हीट का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यहां पर हीट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वही बेटा क्या है, टेम्परेचर का मेजरमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, विच थर्मोमीटर हैज द हाईएस्ट सेंसिटिविटी। सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किस थर्मोमीटर में होती है। अब देखो बेटा, मरकरी क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है ना।
अब अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो क्या हो, जैसे ही आप हम लोग बॉडी में लगाएं टेम्परेचर को अपनी मेजर करने के लिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाए या फिर बहुत ज्यादा तेजी से कम हो जाए, तो इसमें हम लोग मरकरी को तो नहीं ले सकते हैं। अल्कोहल क्या है, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, तो अल्कोहल को हम लोग गैस थर्मामीटर, इसको तो लैब में हम लोग यूज करते हैं, साइंटिस्ट इसको लैब के लिए रखते हैं। और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस मतलब थर्मोमीटर, इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं, ये किसमें यूज होता है, लैब में। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, अल्कोहल थर्मामीटर जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव थर्मोमीटर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो क्या है हमारे पास, कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। देखो कैलोरीमेट्री को हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है, ये इसका प्रिंसिपल होता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। मतलब किसी बॉडी ने कितनी हीट को लॉस किया है और कितनी हीट को गेन किया है, क्या कितनी हीट को लॉस किया है और कितनी हीट को गेन किया है। तो ये जो प्रिंसिपल है किसका प्रिंसिपल है, ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है। तो इसमें देखो बेटा ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हीट का यूनिट क्या होता है बेटा, हीट क्या है, हीट हमारे पास क्या है, जब जो पैरामीटर क्या बताए हमको कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा हॉट है या कितना ज्यादा कोल्ड है, मतलब द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, जो डिग्री बताता है मतलब कितना टेम्परेचर ज्यादा या फिर कितना टेम्परेचर कम है, वही हमारा क्या है, हीट क्या है, जो एनर्जी है, एक तरह की क्या है, एनर्जी है, जो बताती है कि बॉडी कितनी हीट है या फिर कितनी कूल है, तो वो हमारा क्या है, एनर्जी। तो ये हीट जो है एक तरह की क्या है, एनर्जी, और इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो यानी यहां से हमें लग सकता है कि जो हीट है उसका कुछ रिलेशन किससे है, एनर्जी से है। वैसे भी जो हीट का यूनिट है एसआई यूनिट और एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो दोनों ही क्या है, वो दोनों ही बेटा क्या है, जूल हैं। तो क्या है, दोनों ही जूल हैं। क्लियर। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं चूंकि कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है, एनर्जी का आ रहा है, तो यहां पर क्या हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो कैलोरीमेट्री है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। तो लास्ट जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास ये किससे रिलेटेड है, जब दो डिफरेंट एरिया के पाइप से वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, ये B1 वेलोसिटी से, ये B2 वेलोसिटी से, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसका कितना है A2, तो A1 B1 इज इक्वल टू कितना होता है A2 B2। तो कंजर्वेशन ऑफ मास किसमें हम लोग लेते हैं, लिक्विड्स में लेते हैं, जहां पे जो तरल पदार्थ होते हैं, यहाँ पे द्रव्यमान की बात आती है, तो जहां पे लिक्विड की बात आएगी, तरल पदार्थ की बात आएगी, पानी की बात आएगी, वहां पर हम लोग क्या लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास को। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो अगर हम सर्दी के दिनों में किसी कप ऑफ टी को टेबल पे रख देते हैं तो होगा क्या बेटा, धीरे धीरे चाय क्या होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी। कितनी ठंडी होगी, जितना कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। अगर एटमॉस्फेयर का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री है, तो चाय ठंडी होते होते किस टेम्परेचर पे आकर के रुक जाएगी, 20 डिग्री के टेम्परेचर पे आकर के रुक जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर दो बॉडी क्या होती है, एक दूसरे से इक्वल टेम्परेचर पे लाई करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो कौन सा आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो कैलोरीमेट्री है वो किस पे बेस है, कैलोरीमेट्री जो है वो किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास, विच मेटल हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। यहां पर देखो बेटा जो हमारे पास सिल्वर है उसका जो which metal has the highest thermal conductivity। अब पहले तो समझ लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर मटेरियल सुने होंगे, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करा सकते हैं। मतलब जैसे वायर हो गया, मेटल हो गया, मेटल को आप बिजली के तार में लगाएंगे तो क्या होगा, करंट लगेगा। उसकी जगह हम लोग क्या लेते हैं, बोलते हैं तार को वुड से छुओ, लकड़ी से छुओ तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो करंट को क्या कर सकती है, कंडक्ट नहीं कर सकती है ना। तो इसी बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
इसी तरह से जो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब जो हीट को यहां से मैंने किसी रॉड को यहां पे गर्म किया और वो धीरे धीरे क्या हो जाए, यहां पर गर्म हो जाए आकर के। जैसे मैंने ये आयरन के रॉड को लिया, ये क्या है, लोहे की एक रॉड है, और यहां पर मैंने आग को जला दिया, तो धीरे धीरे आग से ये क्या होगा, ये सिरा क्या करता चला जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। कुछ देर पर ये हीट क्या कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, और 1-2 सेकेंड के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला सिरा भी गर्म हो रहा है और आप इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा थर्मल कंडक्टिविटी इसी को बोलते हैं कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर को क्या करा दे, कंडक्ट करा दे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। क्लियर हुई बात ना इतनी? तो सिल्वर का जो कंडक्टिविटी है वो साइंटिस्ट का मानना है ये अप्रॉक्स 350 आपका वॉट मीटर केल्विन होता है, पर मीटर केल्विन होता है। और जो आपका कॉपर का है वो लगभग इसी से मिला जुला होता है, ये लगभग 400 वॉट मीटर पर केल्विन होता है। और जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका लगभग 235 वॉट पर मीटर केल्विन होता है। और उसके बाद जो आयरन है उसका और ज्यादा कम होता है, 85 वॉट पर मीटर केल्विन होता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी आ रही है, सिल्वर की आ रही है। सबसे ज्यादा बेटा कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी आ रही है, सिल्वर की आ रही है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का जो कंडक्टिविटी है इनकी कंपेयर में मेटल सारे कंडक्ट करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को, ठीक है ना। कोई भी मेटल आप हीट अप करेंगे तो उसके दूसरे सिरे पर तुरंत ही हीट पहुंच जाएगी, तुरंत ही ऊष्मा पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे पूछा गया है हाईएस्ट, मतलब सबसे अधिक किसमें होगी कंडक्टिविटी, तो यहां से पैरामीटर से, यहां से वैल्यू से हम लोग देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास। सो सिल्वर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच मटेरियल बेस्ट फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स ड्यू टू द हाई थर्मल कंडक्टिविटी। उच्च तापीय चालकता के कारण खाना पकाने के बर्तनों के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है ना। अब ऐसे मत सोचिएगा कि बर्तन किस मेटल के बने हुए होते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, किसके बेस पे, हाई थर्मल कंडक्टिविटी के बेस पे। किसके बेस पे पूछा गया है, थर्मल कंडक्टिविटी के बेस पे पूछा गया है। तो यूटेंसिल्स किसके ज्यादा अच्छे होते हैं, देखो वुड तो कंडक्ट नहीं कर सकती, ऐसा था नहीं कि लकड़ी के एक टुकड़े को गर्म किया और दूसरा एकदम जलने लगा रॉड की तरह, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक तरफ से जलना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे डिके होता चला जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। स्टील और कॉपर, इन दोनों में देखो, कॉपर का भी हम लोगों ने देखा है कि कॉपर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अप्रॉक्स कितना है, 400 वॉट पर मीटर केल्विन। स्टील का उससे भी कम होता है, ग्लास का तो काफी ज्यादा कम होता है। तो ग्लास भी थर्मल कंडक्टिविटी में नहीं आ सकता, क्योंकि ग्लास को हीट अप करेंगे तो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, है ना। इसका भी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अब ऐसे मत सोचिए कि सर बर्तन तो स्टील के ज्यादा आते हैं, आप कॉपर बता रहे हो, है ना। कॉपर के भी बर्तनों में पानी वगैरह पिया जाता है, मतलब हम लोग बहुत एंशिएंट टाइम से आपने देखा होगा नदी में जो लोग सिक्के फेंकते हैं वो मोस्टली कॉपर के पहले फेंके जाते थे, क्योंकि वो क्या करता है, वाटर को थोड़ा सा क्या करता है, फ्रेश कर देता है। और वैसे भी हमें पानी क्या है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए कॉपर के बर्तनों में, क्योंकि ये बैक्टीरिया के रिडक्शन को, जो इंक्रीजमेंट है, मतलब बैक्टीरिया का डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो वैसे थर्मल जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी पे पूछा गया है, तो उस बेस पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का जो एसआई यूनिट है, देखो बेटा हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा क्या है, एक तरह की ऊर्जा है। ये क्या है, एक तरह की ऊर्जा है जो किसी बॉडी की हॉटनेस, जो किसी बॉडी को जो किसी बॉडी के बारे में क्या बताएगी, ये कितनी बॉडी गर्म है या फिर कितनी ठंडी बॉडी है ना। तो उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो उसके बारे में जो जानकारी है वो कौन पैरामीटर देता है, वो हमारा क्या देता है, हीट देता है। तो यहां से देखो एसआई यूनिट जो है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ हीट
वो किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। और एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है, जूल यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल है। और हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है, तो इसका एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, जूल। लेकिन सीजीएस यूनिट, इसका जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, कैलोरी है। वो क्या है, कैलोरी। कैलोरी हमें क्या बताता है, कैलोरी हमें बताता है कि जैसे हम 1 ग्राम कोई वाटर ले लें, ठीक है ना, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, कितने ग्राम का, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री, या हम ऐसा कर सकते हैं 13.5 से 14.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा क्या है, हीट है, वो हमारा क्या है, 1 कैलोरी है। वो क्या है हमारे पास बेटा, 1 कैलोरी। किसी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री है ना, 13.5 से 14.5 बढ़ाने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत होती है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हीट हो जाएगा। और उसमें जो पैरामीटर होगा, कितना, किस पैरामीटर से उसको एक्सप्रेस करेंगे, वो हमारा होगा 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी क्या है, 1 कैलोरी इज द यूनिट विच एक्सप्रेस, जो प्रदर्शित करती है कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 13.5 से कितना हो गया, 14.5 हो गया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। तो यहां पर हमसे पूछा गया है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा बेटा जूल हो जाएगा। केल्विन किसका होता है, टेम्परेचर का। वॉट किसका होता है, पावर का। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते थे। और कैलोरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि किसका यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम में होता तो हीट का ही है, लेकिन किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इनमें से न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। यहां से देखो, ये कप ऑफ टी हमने ले लिया, ठीक है, ये कप ऑफ टी है, ये इसका मान लो टेम्परेचर, जब मैं किचन से इसको लेकर के आया, ठीक है ना, मैं ही ले आया, चलो कितना था, सपोज दैट ये था 50 डिग्री सेल्सियस। ये कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस। और सर्दी के दिनों में मैंने इसको एक टेबल पे इस कप को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, इस कप को प्लेस कर दिया। तो इसका जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। मान लो यहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करने लगेगा, ये टेम्परेचर धीरे धीरे बेटा क्या करने लगेगा, रिड्यूस करने लगेगा और सराउंडिंग के टेम्परेचर के अप्रॉक्स आने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये डिक्रीजमेंट किसका है, पहले टेम्परेचर कितना था और बाद में टेम्परेचर इसका कितना हो गया। कप ऑफ टी का पहले टेम्परेचर कितना था, 50 डिग्री था, बाद में सपोज दैट कितना हो गया, किसके अप्रॉक्स आने की कोशिश कर रहा है, सराउंडिंग के अप्रॉक्स, और सराउंडिंग का कितना है 20। तो अगर ये टेम्परेचर मान लो 50 से कितना हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 24 हो गया, मतलब धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो न्यूटन का लॉ इसी पे बेस है कि जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर का, वही किसको एक्सप्रेस करता है, न्यूटन के लॉ को एक्सप्रेस करता है। किसके लॉ को एक्सप्रेस करता है, न्यूटन के लॉ ऑफ कूलिंग को एक्सप्रेस करता है, कि मतलब हॉट बॉडी किस रेट से धीरे धीरे क्या कर रही है, कूल हो रही है। तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर पे। मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी का यहाँ पे ज्यादा कुछ काम है नहीं। टाइम और फोर्स, एक्सीलरेशन एंड हाइट, ये तीनों ही पैरामीटर थर्मल टेम्परेचर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से थोड़ा सा अलग हैं, तो इनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब हमारे ऑप्शन से ये कंसीडर मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा ए, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इनमें से देखो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है और एवापोरेशन है। इट मींस क्या है, चालन है, संवहन, विकिरण और आपका वाष्पीकरण। देखो कंडक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कोई एक मेटल को लिया और यहां पर इसको क्या कर दिया, हीट दे, इसको कुछ क्या दे दी, हीट दे दी। तो हीट में क्या होगा, सॉलिड है, कंडक्शन किसमें मोस्टली होता है, सॉलिड्स में। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट अप हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, अपने प्लेस पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे, कंपन करेंगे। ये क्या करेंगे बेटा, कंपन करेंगे। तो ये कंपन करते हुए क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को पास वाले मॉलिक्यूल्स में अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हीट मिलने पर ये मॉलिक्यूल जो बहुत ही एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर ये क्या करेंगे, कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे।
और अपनी एनर्जी को पास वाले मॉलिक्यूल्स में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। धीरे धीरे ये एनर्जी क्या करेगी, इस एंड तक आ जाएगी जहां पर आपने रॉड को पकड़ के रखा है। तो ये यहां पर टेम्परेचर कितना है T1 और यहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, जहां पर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। ठीक से सुनिएगा बात को, जहां पर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी passes from one point to the another point। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या जाएगा, एनर्जी जाएगी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के कंपन की वजह से। तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकता, डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, मतलब इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कन्वेक्शन क्या होगा, अब देखो बेटा कन्वेक्शन हमारे पास क्या है, जैसे आपने देखा होगा वाटर को बॉयल होते हुए देखा होगा, इसमें क्या है, मैंने इस वाटर को ले लिया और इसको क्या किया, बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि नीचे क्या होता है, कुछ बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये डेंसिटी, जिसका वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, और यहां पर डेंसिटी वाटर का क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये बबल्स जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ वाटर ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी, घनत्व में अंतर आने की वजह से। किसमें अंतर आने की वजह से, घनत्व में अंतर आने की वजह से क्या आ जाएगा, इसमें घनत्व में अंतर आ जाएगा। तो घनत्व में अंतर आने की वजह से जो लो डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कम घनत्व के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करने लगेंगे, ऊपर जाने लगेंगे, और जो ज्यादा डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां आने लगेंगे, नीचे आने लगेंगे। तो यहां पर देखो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, यहां पर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्शन बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, अगर जो वाटर ही नहीं रखेंगे वेपन में, वेसल में वाटर ही नहीं होगा तो फिर मॉलिक्यूल्स किसके चलेंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा यूरेनियम 235, ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को डिके करता रहता है। कैसे डिके करता रहता है, इसका एग्जाम्पल और एक और हम लोग ले लेते हैं। जैसे पेट्रोल है, आप उसको किसी बर्तन में रख दीजिए, 1-1.5 घंटे बाद घूम के आइए तो क्या होगा, धीरे धीरे पेट्रोल क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन, मतलब जिसमें किसी मीडियम की, मतलब जो इंटरमीन मीडियम है जिसके माध्यम से डिके होता है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल सा क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो रेडिएशन जो होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसे पूछा गया, ऊष्मा संचरण विधि के लिए माध्यम की आवश्यकता किसमें नहीं है, तो किसमें होगा, रेडिएशन में होगा। ऐसा कोई रेडिएटेड आप सब्सटेंस ले लीजिए, यूरेनियम हो गया आपका जैसे, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या कर जाएगा, डिके कर जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, बहुत दूर बनाए जाते हैं शहरों से, अगर लीकेज हो गया तो क्या होगा, रेडिएशन चारों दिशाओं में बहुत तेजी से फैल जाएगा और उसके गलत इंपैक्ट हो जाएंगे सोसाइटी में। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। और वाष्पीकरण तो आप समझते ही होंगे, वाष्पीकरण में भी माध्यम की जरूरत है, क्योंकि वाटर का क्या होगा, टेम्परेचर की जरूरत होगी, डिफरेंस इन टेम्परेचर ड्यू टू विच क्या होगा, वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे हीट से वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो इसमें होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे से समझ लेते हैं, बेस प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजिंग विद टेम्परेचर। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर चेंज होने पर क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। तो यहां पर देखो, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि ये वाटर है हमारे पास, इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे, इसका जो डेंसिटी होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब भी वाटर को बॉयल करते हैं, उस वेपन के ऊपर आप क्या कर दीजिए, एक प्लेट को रख दीजिए, और कुछ देर बाद प्लेट को जब हटाएंगे, पूरा पानी गर्म होने के बाद, तो उसको आप ऐसे थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको ऐसे उंगली से करेंगे तो आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर के डस्ट मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर में, पानी में जो धूल के कण थे, वो धीरे धीरे निकल के बाहर आ गए और प्लेट पे आकर के जम गए, है ना। वैसे भी डायरिया वगैरह जब आपको हो जाता होगा तो डॉक्टर कंसल्ट करता है कि आपको पानी गर्म करें, उसके बाद ठंडा करके पिए, ताकि जो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया हो बाहर निकल जाए और आपको हल्का पानी अच्छे से आराम दे, है ना।
तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो किसका हो जाएगा बेटा, डेंसिटी का। वाटर को गर्म करने पर क्या चीज चेंज हो जाएगी, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा हमारे पास डेंसिटी हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, है ना। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किसका होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होता है वो वाटर का होता है, वो अप्रॉक्स 1.86 होता है। और उसके बाद आपका कॉपर का भी है, कॉपर का ठीक ठाक है, कॉपर का अप्रॉक्स होता है 300 के, तो ये भी कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा वाटर। मरकरी और लेड का भी कम है। तो स्पेसिफिक हीट फिर से वही बात आ गई, किसे बोलते हैं, तो किसी एक वाटर को हम लोग ले लेते हैं, तो इसके 1 ग्राम वाटर का जो मास है ना, 1 ग्राम वाटर लिया और इसका टेम्परेचर पहले कितना था, 13.5 था, सपोज दैट कुछ भी एक टेम्परेचर हमने ले लिया और इसके टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया हमने, 13 से कितना कर दिया, 14.5 कर दिया। तो इसको एक से दूसरे टेम्परेचर पे ले जाने के लिए, T1 से T2 पे ले जाने के लिए जिस हीट की, अब बिना हीट के तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, या तो हीट आप बाहर निकाल लीजिए तब टेम्परेचर घटेगा, या फिर हीट को ज्यादा दे दीजिए तो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर को एक्सचेंज करने का दो ही तो तरीका हो सकता है, या तो आप हीट दे दीजिए या फिर हीट को क्या कर लीजिए, ले लीजिए, है ना। तो यहां पर क्या हमारे पास आ जाएगा, ये होता है स्पेसिफिक हीट, जहां पर टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, किसी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा, Q = mc डेल्टा T, जहां पर C हमारा क्या है, C है हमारा स्पेसिफिक हीट। C क्या है बेटा, हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। तो जो राइट ऑप्शन इसमें आ जाएगा, हमसे पूछा गया था वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट अप्रॉक्स 4186 होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा आता है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स इज ड्यू टू। जो थर्मल एक्सपेंशन है, क्या है, ठोस पदार्थों में तापीय प्रसार किस कारण होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई ठोस रॉड है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, आपस में बहुत ज्यादा होगा, है ना। इनमें जो बंधुता है, जो भाईचारा है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पे लगेगा तो ये पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, है ना। इनमें क्या है, बहुत अधिक भाईचारा है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने प्लेस पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने प्लेस पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ये जो वाइब्रेशन में एनर्जी बनती है, जैसे एक झूले पे आप बैठे, पड़ोस में कोई दूसरे झूले पे बैठा है, तो आप क्या करेंगे, हिलना डुलना शुरू करेंगे, तो पास वाला झूले में जब फोर्स लगेगा तो वो भी क्या करेगा, हिलना डुलना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से ये सब प्रोसेस क्या होती चली जाती है, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे एक साइकिल, कई 10 साइकिलें एक साथ सीरीज में खड़ी हुई हैं, आप एक धीरे से पुश कर दीजिए तो सारी साइकिलें धड़ाम से क्या कर जाएंगी, गिर जाएंगी। तो क्या हुआ, एक ने वाइब्रेशन किया और दूसरी साइकिल को, पास वाली साइकिल को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो जिससे कि सारी साइकिल में वो एनर्जी क्या कर गई, डिस्ट्रीब्यूट कर गई, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, और ये किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है कि थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स इज ड्यू टू, तो क्या आ जाएगा, वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स, अणुओं में कंपन की वजह से ऐसा होता है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस मेनली अकर्स थ्रू। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है। ठीक है, तो वो देखो, अब यहां पर क्या आ गया, लिक्विड आ गया और गैस आ गया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कंडक्शन में किस वजह से होता है, वाइब्रेशंस की वजह से। लेकिन लिक्विड और गैसेस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ये क्या हो गया हमारे पास, लिक्विड इसमें कम है और इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है। ये किसका है, गैस का केस है। तो अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ही वाइब्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो इनमें क्या होने लगेगा, कन्वेक्शन होने लगा। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किस वजह से, टेम्परेचर के चेंज होने से। पहले किसी टेम्परेचर पे था तो स्टेबल था, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल अपनी जगह से चल दिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे,
कन्वेक्शन बोलेंगे। कंडक्शन मतलब मॉलिक्यूल कहीं भी नहीं जा रहा, रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब पदार्थ रखा हुआ धीरे धीरे अपने आप ही डिके हो रहा है ना। रिफ्लेक्शन तो आप लाइट का समझते होंगे, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है, यहीं से क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, एंगल आई से आई और एंगल आर से रिफ्लेक्ट कर गए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, which of the following is used in the thermometer due to uniform expansion। तो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, अब थर्मोमीटर को तो जानते ही होंगे उसमें क्या यूज होता है, सभी लोगों ने देखा भी होगा, क्लियर। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्मोमीटर में क्या फिल होता है, मरकरी फिल होता है, वाटर तो होता नहीं, ग्लिसरीन भी नहीं होता, केरोसिन नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट धीरे धीरे केरोसिन को हटा रही है, तो हटा का मतलब क्या रही है, मतलब जो राशन की शॉप्स होती थी उनसे हटा दिया, पहले वहां पर भी मिलती थी, है ना। यहां पर जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, एट व्हाट टेम्परेचर आर द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल्स इक्वल। ऐसा कौन सा वैल्यू आता है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, क्लियर। तो यहां पर देखो बेटा जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा -40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और इस जो डिग्री सेल्सियस होते हैं वो एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्लियर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छा लगे डिस्क्रिप्शन हमारा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। स्पेसिफिक हीट से किसको मेजर किया जाता है, देखो बैरोमीटर से हम लोग किसको यूज, बैरोमीटर का यूज कहां पे करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, प्रेशर को। और कैलोरीमीटर का यूज किसका मेजर हम लोग, इसका यूज किसमें करते हैं, इसको यूज करते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए। इसमें क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक हीट, टू मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट। और यहां पर थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर, इसको किसमें, टू मेजर द टेम्परेचर, क्या इसमें मापते हैं, किसका मापन करते हैं, ताप का मापन करते हैं, किससे, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से किसका मापन किया जाता है, टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर का जो मापन है वो किससे करते हैं, थर्मोमीटर से। आपने देखा होगा जब आपको फीवर आता है तो आपका टेम्परेचर कितना है, 98 है, 100 है, 95 है, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, थर्मोमीटर को यूज करते हैं, है ना। बैरोमीटर प्रेशर के लिए, और हाइग्रोमीटर किसमें यूज करते हैं, ये ह्यूमिडिटी के लिए होता है बेटा। ये किसमें लेते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, मोस्टली जो सांद्रता जिसको बोलते हैं हम लोग, तो एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड, है ना। स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो है हमारा कैलोरीमेट्री। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारे पास आ जाएगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, जो आएगा हमारे पास, बायोमेट्रिक स्ट्रिप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो बायोमेट्रिक पट्टी है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये वर्क करती है आपका थर्मल एक्सपेंशन पे। जब किसी मटेरियल का, जब किसी मेटल का क्या हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन, तो वहां पर हम लोग किसको यूज करते हैं, बायोमेट्रिक स्ट्रिप को। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन। देखो लीनियर एक्सपेंशन होता क्या है, जैसे एक रॉड है जिसका लेंथ पहले कितना था, L, इस रॉड का लेंथ इनिशियल कितना है, L है। मान लो टेम्परेचर इसका कितना है, T है, मैंने टेम्परेचर को कितना कर दिया, T से कितना कर दिया, डेल्टा T कर दिया। सपोज दैट इसका टेम्परेचर पहले था 40 डिग्री, अब मैंने कर दिया इसको 55 डिग्री कर दिया, या 45 कर दिया, 55 कर दिया, ठीक है, मैंने 45 मान लिया। तो इस रॉड का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, और इस रॉड में भी अपनी लेंथ को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। मान लो पहले कितनी थी, 2 मीटर की थी, और अब कितनी हो गई, 2.005 मीटर की हो गई।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या कर जाए, बढ़ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। और लीनियर एक्सपेंशन को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, L इज इक्वल टू, या डेल्टा L इज इक्वल टू L1 प्लस एल्फा डेल्टा T। ठीक है, तो ये जो यहां पर अल्फा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, कोफिशिएंट, ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल या लीनियर एक्सपेंशन। क्या आ जाएगा हमारे पास, लीनियर एक्सपेंशन आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन आ जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे बेटा डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ द मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द कूलेंट इन कार रेडिएटर्स। बताएंगे ये क्वेश्चन, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, इसको सोचना पड़ेगा कि जब कार बंद हो जाती है तो उसमें रेडिएटर को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या ऑयल डाल दिया जाए, बर्न तो नहीं कर जाएगा, एल्कोहल नहीं डालेंगे। मरकरी क्या होता है, मरकरी थोड़ा सा विषैला भी होता है ना, तो मरकरी को भी यूज नहीं कर सकते हैं। ऑयल भी नहीं डालते हैं, ऑयल तो अब देखा नहीं हुआ किसी कार में आपने कि ऑयल की 2-4 बहुत कंटेनर रखे हुए हैं उसको ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो बेटा क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ठीक है ना, कूलेंट को, रेडिएटर को कूल करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। क्लियर, तो राइट ऑप्शन क्या था, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है तो उसका तापमान कैसा रहता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर एकदम स्थिर रहता है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। देखो बेटा, जब किसी की अवस्था बदलती है मतलब क्या हो रहा है, जैसे मैंने वाटर को बॉयल किया और ये वाटर किसमें चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, वेपोरेट हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो बेटा क्या रहता है, टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। तो ये चेंज ऑफ स्टेट के साथ वेरी नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन जो इसमें आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है, इतनी बात समझ पा रहे होंगे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बताओ जल्दी से, क्या होगा भाई, नॉर्मल अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब जो एटीएम है हमारे पास कितना होता है, 1.003 इंटू 10 टू पावर 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 1.003 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो इस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा, वाटर कितने डिग्री बढ़ाने पर, कितना डिग्री बढ़ा देंगे तो वाटर क्या कर जाएगा, बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा, 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री पे बॉयल क्या करेगा, वाटर करना क्या करना स्टार्ट कर देगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक है ना, वाटर इज बॉइलिंग द, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, दैट इज बी ऑप्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन के दौरान क्या प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अभी हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन को देखा कि जो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लेंथ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टी से टेम्परेचर कितना कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी कर दिया। अगर किसी का एरिया मान लो ए है और टेम्परेचर कितना है, टी, टेम्परेचर कितना है, टी, और इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी। तो इसका एरिया भी, जो नया एरिया होगा वो भी बढ़ जाएगा और वो कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। और ऐसी बॉडी लें जिसमें क्या हो, वॉल्यूम दे रखा हो, जिसमें क्या दे रखा हो, वॉल्यूम, या कोई वॉल्यूमेट्रिक बॉडी लेते हैं जिसका वॉल्यूम इनिशियल कितना है, वी, कितने टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया, टी से डेल्टा टी कर दिया, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, जो वॉल्यूम इसका होगा वो भी कितना हो जाएगा, वी प्लस डेल्टा
V हो जाएगा, टेम्परेचर वॉल्यूम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना कि मास। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग बट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फर्दर हीटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पहले गर्म करने पर फैलता है लेकिन और गर्म करने पर सिकुड़ जाता है। तो ये क्या है, इसको भी आपने नोटिस किया होगा। ये हमारे पास क्या है, वाटर, जिसको पहले गर्म करेंगे तो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, बाद में क्या कर जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से सबसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है। एल्युमिनियम को आप गर्म करोगे तो तुरंत एकदम गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत हीट को पकड़ लेगा। दूसरा कॉपर, कॉपर को आप गर्म करोगे तुरंत क्या हो जाएगा, वायर हीट अप हो जाएगा और आपको छोड़ना पड़ जाएगा। वाटर, वाटर को अगर जरा सा आपने लाइटर उसके पास दिखाया फिर हटा लिया, वाटर पे कोई फर्क इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा। सिल्वर पे भी आपने जरा सा हीट दिखाई तुरंत क्या कर जाएगी, हीट कर जाएगी। तो इसका मतलब निम्नलिखित में कौन सा उसका कुचालक है, बैड कंडक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा, वाटर। वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। किसी 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम का टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाने के लिए, जो टेम्परेचर पहले मान लो कितना था, 40 डिग्री था, बाद में कितना कर दिया हमने, 45 कर दिया। पहले 13.5 था, या फिर कितना कर दिया, 14.5 कर दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें क्या जरूरत लगता है, कौन सा 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या कितनी बात समझ पा रहे हो। हीट कैपेसिटी क्या थी, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ये क्या हो जाएगी, हीट गेन। और विशिष्ट ऊर्जा Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mc डेल्टा T हो जाएगा। और लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू एल। यहाँ पर L क्या है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पर K होता है, थर्मल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूले थे, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास B हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे बेटा 25 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो ये बहुत ही आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, ताकि आपके और आपके दोस्तों से ये इंफॉर्मेशन अछूती ना रह जाए, उनकी एक्सेस से दूर ना रहे। क्लियर। तो तब तक अपनी आप प्रिपरेशन को सेव दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास, गुड बाय, टेक केयर।